हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग का महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है जिसमें एडमिशन सीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे होता है, पीसीएम के। ठीक है, तो बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे आपको स्टेप वाइज बढ़ना है, लाइन से क्या गलती नहीं करना, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ यहाँ डिटेल में बताया जाएगा, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो उससे आपका कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस हो सकता है। और फॉर्म भरने में प्लीज कोई भी गलती मत किया करो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ के सीटी में मार्क्स लाया, रिजल्ट लाया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग करना। कभी कभी थोड़ा कम मार्क्स में भी अच्छा कॉलेज लग जाता है, तो अच्छे से काउंसलिंग करना है अपने को। तो इसलिए आप पूरा लाइन से देखो, ध्यान से पूरा स्टेप देखो। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको कंप्लीट एमएसटी सिटी 2024 में इंजीनियरिंग की जो कंप्लीट काउंसलिंग है उसका पूरा अपडेट हमारे चैनल योमिट्स के थ्रू आपको मिलेगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हर एक छोटा भी नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, पता चलता रहे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो अब अगर मैं डिस्कस करूं एक एक चीज, तो सबसे पहले तो आपको सर्च करना है www.mahacity.org और 2024। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट आएगा सिटी सेल, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इस वेबसाइट में एडमिशन प्रोसेस सबसे ऊपर ही दिखेगा, एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 2024-2025। ठीक है, इस पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आगे का पेज ओपन होगा। इसमें देखो दो चीजें दिख रहा है, एक है टेक्निकल एजुकेशन, एक है हायर एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में भी आपको जाना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में, वहां आपको दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको सिलेक्ट करना है बीई बीटेक। जैसे ही आप बी बीटेक सिलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज देखिए कुछ इस तरीके से है, जहां आपको दिखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सीटी का वो स्टार्ट हो चुका है। 14 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक है, शाम को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट ये है कि आगे भी डेट एक्सटेंड होता है, 3-4 दिनों आगे भी एक्सटेंड करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही जल्दी फॉर्म भर दो, फिर भी 18, 19, 20 तारीख तक सब लोग फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डे रस मत रखो, क्योंकि लास्ट डे सर्वर डाउन रहता है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते, बहुत लोग भूल जाते हैं, बाद में भरते हैं, तो उसकी वजह से सर्वर डाउन रहता है। तो एटलीस्ट 21-22 तारीख तक तो सबको अच्छे से देख देख के भर दो। ठीक है, बट अच्छे से भरो, पूरा अच्छे से समझ के भरो एक एक चीज, ऐसा नहीं कि गाई गाई में भर दिया और कुछ गलती हो गया। ठीक है, और आप पेमेंट वगैरह जो भी है आपका वो 25 तक भी आप कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ देखो दो ऑप्शन दिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिया है। तो बेसिकली अगर आप अभी आ रहे हो वेबसाइट पे, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। बेसिकली जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको ऐसा एक ऑप्शन आएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर अ पीसीएम एमएसटी सीटी 2024, यस या नो। जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग का एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपने अपीयर ही किया होगा। तो आप यहाँ एस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपको आगे का ओपन हो जाएगा। आपको बेसिकली यहाँ एमएसटी सीटी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और पीसीएम एमएसटी सीटी का जो रोल नंबर है आपका वो लिखना है, और साथ में जो भी उस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा वो लिखना है। बेसिकली यहाँ दो चीज आप अपने साथ रखिए, एक तो आप एडमिट कार्ड अपने साथ रखिए, और एक तो आप अपना रिजल्ट सीटी का साथ में रखिए, और उसको देख देख के भर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, वो भर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर अलग होता है, रोल नंबर मतलब वही सीट नंबर, वो भर दीजिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ चेक पीसीएम डिटेल में सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट को बेवकूफ बना सकते, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक उनको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके अलावा अगर आपने पीसीबी सीडीबी अपीयर किया है, देखो नहीं किया है तो सीधा सीधा नो लिख दो, और अपीयर किया है तो यस लिख के उसका भी डिटेल आपको यहाँ दे देना है। ठीक है, तो एक इतना करके आपको आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऐसा टिक करके सेव एंड प्रोसीड कर देना है, और उसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही आपने सेव एंड प्रोसीड कर लिया, उसके बाद आपको कुछ रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स पूछेगा, वही डिटेल्स आपको सब बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, कैंडिडेट फुल नेम। तो बेसिकली ये नेम आपको रैंडम कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ उन्होंने सीधा सीधा लिखा है जो भी आपका एचएससी का मार्कशीट है उस पर जो भी नाम लिखा है एज इट इज वही नाम लिखो, उसी ऑर्डर में लिखो। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको और आगे भी बहुत सारे डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स वो पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आपका फादर नेम लिखना है, ठीक है। फादर नेम में सिर्फ पापा का नाम लिखिए, कास्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ फादर नेम लिखिए, सिंपल। मदर नेम आपको लिखना है यहाँ, जेंडर आपको लिखना है, ठीक है, और उसी को कंफर्म करना है। फिर सेम आपको डीओबी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, और उस डीओबी को कंफर्म करना है। रिलीजन आपको लिखना है, देखो रिलीजन जब भी आप देखोगे आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको रीजन लिखना है, रीजन आप देख सकते हो रूरल और अर्बन। अगर आप सिटी साइड रहते हो तो आप अर्बन डालिए, और विलेज साइड हो तो आप रूरल डालो, ठीक है। तो आपको ये पूरा रीजन मिल जाएगा। फिर आपका आता है एनुअल फैमिली इनकम। तो एनुअल फैमिली इनकम बेसिकली आपने एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाया ही होगा, ठीक है। अगर नहीं बनवाया है तो फटाफट बनवा लो, ठीक है। तो अगर आपका इनकम मान लो कि बिलो 8 लाख है तो आपको तो जरूर डालना ही चाहिए, ठीक है। तो बिलो 8 लाख अगर आपका इनकम है, मान लीजिए कि किसी का इनकम 5,50,000 है, तो आपको एक रेंज डालना होगा, जैसे कि 5 लाख से लेके 5,50,000 का एक रेंज डालना होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो रेंज आपको डालना है, ठीक है। फिर आपको मदर टंग सिलेक्ट करना है, जो भी मदर टंग, जैसे कि मोस्टली तो मराठी ही है, बट किसी किसी बच्चों का अगर अलग है, हिंदी है या गुजराती है कुछ, तो भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। देखो मदर टंग से क्या फायदा है, माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली जब भी आप मदर टंग, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी डाल रहे हैं, तो आपको बेसिकली माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। अब माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट में आपको सिंपल क्या करना है, आपका अगर एलसी है, लिविंग सर्टिफिकेट है, और उस पर मदर टंग हिंदी लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा वो डाल सकते हैं। या फिर आपको एक प्रोफोर्मा है, वो प्रोफोर्मा आपको इन्होंने अपने ब्रोशर में दिया है, वो प्रोफोर्मा लेके एक एफिडेविट बनवा के उसको अटैच करके पीडीएफ बना के वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मैंने अपना इंस्टा का भी जो योमेट्स का है महाराष्ट्र का काउंसलिंग का, वो भी चैनल बनाया है, तो वहां से भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। फिर नेशनैलिटी, जाहिर सी बात है हम सब इंडियंस हैं, तो इंडियन ही डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस लिखना है, बराबर 2 लाइन, पूरा 2-3 लाइन आप पूरा आराम से यूज कर सकते हो। एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड पे जो भी जहां लिखा है वही एड्रेस आप डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैंने थोड़ा सा इसके नीचे कुछ और 3-4 डेटा दिए, जैसे स्टेट आपको महाराष्ट्र डालना है अगर आप महाराष्ट्र के हो, सिंपल। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है पालघर, ठीक है। तो यहाँ मैंने पालघर सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही पालघर सेलेक्ट किया है, तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुकाज है वो देखो यहाँ दिखने लग गया है। तो बेसिकली मेरा तालुका अगर वसई है तो मैं वसई सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब वसई में जितने विलेजेस है, विलेजेस इन द सेंस की जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है तो उसका नाम आएगा। तो जैसे वसई विराट सिटी में आप रहते हैं तो वसई विराट सिटी आप सेलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एरिया का पिन कोड डाल दो, ठीक है। तो आपको पिन कोड का भी ऑप्शन है। टेलीफोन नंबर आपके लिए ऑप्शनल है, डालना है तो डालो, वैसे तो आजकल कोई नहीं डालता है। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ सबसे बड़ी चीजें, 2 चीजें पूछिए, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। देखो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही डालना है जिसपे ओटीपी आता हो, मतलब वो मोबाइल नंबर जिसपे काफी एक्टिव हो आप, चाहे वो आपका नंबर हो, चाहे आपके पापा का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, बट प्लीज उस पर ओटीपी आता हो, काफी एक्टिव नंबर है, ऐसा मोबाइल नंबर डालो। क्योंकि आगे जाके आपके फॉर्म में जो कुछ होगा सब कुछ ओटीपी वगैरह सब कुछ इधर ही आने वाला है। और एक एक्टिव ईमेल आईडी डालो, अगर एक्टिव ईमेल आईडी ऐसा कुछ है नहीं तो नया ईमेल बनाओ और उसको डालो, बट एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। अब देखो पासवर्ड तो वैसे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट थोड़ा इतना भी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड नहीं चूज करने का कि जो आप जाके भूल जाओ, और इतना भी इजी पासवर्ड नहीं डालने का कि मतलब हैक होने का चांस हो या कुछ आपका डेटा खराब हो। तो आप पासवर्ड ठीक ठाक डालो, जैसे आप कोई तो नेम डालो, अब वो नेम आप कोई नेम सब्जेक्ट हो सकता है, पेट नेम हो सकता है, टीचर का नाम हो सकता है, ठीक है। और कोई भी एक साइन डाल दो, @, हो गया, हैशटैग हो गया, कुछ भी डाल दो, एंड का साइन डाल दो, डॉलर का साइन डाल दो, कुछ भी डाल दो। और उसके बाद आप कुछ भी वो डाल दो, ईयर डाल दो या कोई नंबर डाल दो 3-4। तो ऐसा पासवर्ड आप डाल सकते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं, जैसे फिजिक्स @2020, ये भी एक हो सकता है पासवर्ड, इस टाइप में आप कुछ डाल सकते हो। और फिर आप अपना जो भी कैप्चा दिया है वो कैप्चा आप डाल दो, ठीक है। केस सेंसिटिव है,
जिस लेटर में दिया है स्मॉल कैपिटल उसी लेटर में डालो, ठीक है, वो वहां वो लोग देंगे आपको, और फिर सेव एंड प्रोसीड आपको सिंपल कर देना है, ठीक है, समझा क्या? अब आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे वैसे ही आपको ऑप्शन आ जाएगा इंटर वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन। तो बेसिकली यहाँ एक वो मोबाइल नंबर है, वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है, तो इस नंबर पे आपको ओटीपी गया रहेगा, और जो भी ओटीपी आया है आप उसको क्लिक कर सकते हो, डाल सकते हो उस ओटीपी को, और वेरीफाई कर सकते हो उस ओटीपी को। अगर आपका ओटीपी नहीं आया है तो आप रीसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन कर सकते हो, समझा क्या आपको? ठीक है। अब जैसे ही आपने अपना जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया, ओटीपी आपने डाल दिया, ओटीपी वेरीफाई हो गया, तो ऐसा आपका ओपन हो जाएगा विंडो। यहाँ आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, बेसिकली ये एप्लीकेशन आईडी जो है ईएन से स्टार्ट होता है, ये आपको आपके मोबाइल नंबर पे और साथ में जो ईमेल आपने दिया था उस पे दोनों पे एप्लीकेशन आईडी गया है, और पासवर्ड भी आपने बना के रखा है। तो अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद सिंपल जैसे ही आप नीचे आओगे आपको सीधा ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको इस फॉर्म पे क्लिक कर देना है और आपको फिर पूरा ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा। तो अब आपको फिर से या तो आपको बाद में भरना है, सर इतना भर दिया, आप थोड़ी देर बाद भरते, तो वही फिर आप थोड़ी देर बाद जाके ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाके भर सकते हो, या जैसे ही आप प्रोसीड करोगे वैसे ही आपको फिर से अपना जो एप्लीकेशन आईडी जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आया है, ईमेल पे है, वो भरना है, डालना है। आपने जो अपना पासवर्ड बनाया, जो जैसा कि मैंने बताया कि कैसा पासवर्ड बनाना है, और जो भी आपको कैप्चा दिया है वो डाल देना है और साइन इन कर देना है। तो इसी के साथ आपका इतना बेसिक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका मेन फॉर्म खुलेगा जब आप इसको साइन इन करोगे, ठीक है। तो अब आप जैसे ही साइन इन करोगे वैसे ही आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आ जाएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें पूछा है। जो स्क्रूनिटी है आपका, स्क्रूनिटी दो तरीके से हो रहा है इस साल, एक तो फिजिकल स्क्रूनिटी मोड है और एक तो ई स्क्रूनिटी मोड है। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, खास करके अगर आप कैटेगरी से हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या आप बीजे कैटेगरी से हो, या NT1 NT2 NT3, या ओबीसी कैटेगरी से हो, SC BC से हो, तो आपको वैलिडेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो तरीके से, फिजिकल मोड भी है और ई स्क्रूनिटी मोड भी है। देखो मैं आपको दोनों मोड का, देखो दोनों मोड ही बहुत अच्छे हैं। फिजिकल मोड बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि फिजिकल मोड में आपको पर्टिकुलर एक स्लॉट बुक करना है, एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो आपके नियरेस्ट लोकेशन पे है, कैसे फिजिकल मोड में सिलेक्ट करना वो भी मैं बताऊंगा। और आपको उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके उस पर्टिकुलर स्लॉट में जाके अपना डॉक्यूमेंट जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जाके दिखाना है, ठीक है, एकदम सिंपल, और आपका काम उधर ही हो जाएगा, एक दिन में सारा काम हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आप ई स्क्रूनिटी मोड लेते हो, वो भी अच्छा मोड है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए रूरल एरिया में है, रिमोट लोकेशन है, आपका आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वो भी दूर है, तो ई स्क्रूनिटी मोड भी सही है। ई स्क्रूनिटी मोड में बस यही है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो 2-3 दिन में होगा, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए वेरिफिकेशन में, और उसके बाद अगर कुछ कैंसिल वगैरह हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत जैसा लगता है। तो ज्यादा बेस्ट है कि फिजिकल जो स्क्रूनिटी है आप उस पर प्रोसीड करो। हाँ, लेकिन आपने एक बार अगर क्लिक कर दिया फिजिकल स्क्रूनिटी पे तो फिर आपको फिजिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के अपना सिलेक्ट करो, फिजिकल स्क्रूनिटी या ई स्क्रूनिटी। वैसे तो दोनों ही बेस्ट है, बट आप अपने हिसाब से जो आपको सही पड़ता है आप उसको देख के सिलेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने फिजिकल जो मोड है, फिजिकल स्क्रूनिटी मोड मैंने सिलेक्ट किया, तो बेसिकली फिजिकल स्क्रूनिटी मोड पे देखो आपको ऐसे तीन ऑप्शंस दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्क्रूनिटी सेंटर और सेलेक्ट डेट। तो बेसिकली आपको डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मेरे को पालघर ही सही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पालघर सिलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर स्क्रूनिटी सेंटर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दो। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्क्रूनिटी सेंटर है, जैसे मुझे यहाँ वसई में कॉलेज है विद्यावर्धिनी, इस कॉलेज ये मेरे लिए नजदीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस है, तो मैंने स्क्रूनिटी सेंटर सिलेक्ट किया। जैसे आप स्क्रूनिटी सेंटर सिलेक्ट करोगे तो आपको डेट का ऑप्शन आएगा कि आपको किस किस डेट पे स्क्रूनिटी के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां आपको जाना पड़ेगा, फिजिकल मतलब वहां आपको जाना पड़ेगा। तो देखो एक गिवन डेट है 16, 18, 17 तारीख को फेस्टिवल है, इसलिए
19, 20, 21, 22। तो जैसे मेरे को अगर सही पड़ रहा है कि नहीं मेरे को 20 को जाना है, तो आप 20 को, मैंने 20 का डेट सिलेक्ट किया। अब 20 को देखो, आप जैसे ही 20 मैंने सिलेक्ट किया ना, वैसे मेरे को यहाँ स्लॉट्स आ गए। देखो जैसे 10 से 11 के बीच में टोटल 20 स्लॉट्स है, जिनमें से 14 स्लॉट बुक है, 6 वैकेंट है। 12 से 1 के बीच में कोई भी स्लॉट नहीं खाली है, क्योंकि वो बुक हो चुके हैं। तो आप अपने पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो। मतलब सर इसमें आप कहना क्या चाहते हो? इसमें यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मगजमारी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, स्क्रूनिटी सेंटर सिलेक्ट करो, नियरेस्ट जो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है वही स्क्रूनिटी सेंटर होता है, और उसके बाद आप अपना डेट सिलेक्ट करो, और डेट के बाद आप अपना स्लॉट देख लो और उस स्लॉट को बुक कर दो। जैसे मेरे को 2 से 3 वाला स्लॉट चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 से 3 वाला, हाँ बट एक बार अगर आपने बुक कर दिया स्लॉट, ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंफर्मेशन रहेगा। तो देखो मेरे को ये स्लॉट चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इसको बुक कर देता और फाइनल कंफर्मेशन करके मैंने यहाँ ओके कर दिया। तो इसी के साथ मेरा ये जो स्लॉट है ये बुक हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, और आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो जब आपको ऑप्शन है, बट मैंने यहाँ तो फिलहाल के लिए बुक कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही अपना जो स्लॉट है वो आपने बुक कर दिया, उसके बाद आपको ऐसा विंडो ओपन होगा, और अब आप देखो इसने यहाँ क्या लिखा है इन्होंने कि अभी तक आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, पूरा फॉर्म आप कंप्लीट करो और अपने नियरेस्ट स्क्रूनिटी सेंटर पे जाना है, जो भी डेट हमने बुक किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद पूरे फॉर्म को कंफर्म करना है। ये जो फॉर्म कंफर्म होगा वो स्क्रूनिटी सेंटर पे ही होगा। तो बेसिकली अब तक हमने सिर्फ बेसिक डिटेल भरा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल भरा है। अभी देखो आपको टोटल कितने स्टेप तक जाना है, स्टेप 9 तक जाना है। आपको फी पे कर देना है। उसके बाद जब आप स्क्रूनिटी सेंटर पे जाओगे, जैसे आपने फिजिकल रखा है, तो जब आप स्क्रूनिटी सेंटर पे जाओगे वो आपका सारा डॉक्यूमेंट देखेंगे, चेक करेंगे, अगर बराबर है तो उधर ही आपका वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये पूरा फाइनल 10 स्टेप आपका तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो एक्चुअल फॉर्म अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा वो सब बेसिक था एकदम। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, तो आप नीचे जाओ और नीचे जाके प्रोसीड कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तुरंत ही आपको आ जाएगा कि सबसे पहले तो ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। जैसे यहाँ लिखा है महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ओएमएस, और नीचे बहुत सारे। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। देखो टाइप ए कैंडिडेट वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना, सुनो ध्यान से, जिन्होंने अपना 10वीं और 12वीं महाराष्ट्र से किया है, और साथ में उनके पास महाराष्ट्र का या तो डोमिसाइल है या तो बॉर्न महाराष्ट्र में हुए, मतलब कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो डोमिसाइल है, 10वीं 12वीं आपने महाराष्ट्र से किया है, तो आप टाइप ए कैंडिडेट है। या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, उस पर लिखा है कि आपका बर्थ महाराष्ट्र में है और आप 10वीं 12वीं भी यहाँ से किए हो, तो आप टाइप ए कैंडिडेट हो। फिर अब आता है टाइप बी। टाइप बी कैंडिडेट में कौन आते हैं? टाइप बी कैंडिडेट में बेसिकली ऐसे कैंडिडेट जिनका 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से नहीं हुआ है और न ही उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या बर्थ सर्टिफिकेट है, बट हाँ उनके पापा मम्मी के पास, पापा या मम्मी में से किसी एक लोग के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आप टाइप बी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप सी का। टाइप सी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके फादर या मदर उनमें से कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है। ठीक है, या दोनों जॉब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते तो जाहिर सी बात है हर बार आपका चेंज होते रहता है, तबादला होता है, तो बेसिकली उस बेस पे आपका पढ़ाई अलग अलग जगह रहता है। तो अगर आप उसके पापा या मम्मी सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आप महाराष्ट्र टाइप सी सिलेक्ट करते हो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट से है तो टाइप डी सिलेक्ट करोगे आप। टाइप ई वो कैंडिडेट है जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर्स का जो रीजन है, आप यहाँ लिस्ट चेक कर सकते हो कौन कौन सा डेजिग्नेटेड विलेज है जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का जो भी विवाद है, जो विवादित रीजन है, अगर आप उस रीजन से हो तो आप टाइप ई सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। ऐसा कैंडिडेट जिनका महाराष्ट्र से ना ही 10वीं हुआ है ना ही 12वीं हुआ है, फिर ना ही उनका बर्थ है इधर का, ना ही इधर का डोमिसाइल है, ना उनके पापा मम्मी का डोमिसाइल है, ना ही डोमिसाइल बन रहा है, तो बेसिकली आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट कहलाओगे। तो उस केस में आपको ओएमएस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
ठीक है। और बेसिकली आपका एडमिशन भी सीटी के थ्रू नहीं, बेसिकली जेई के थ्रू होगा। 15% क्वाटा में ऑल इंडिया क्वाटा कंसिडर करके आपका एडमिशन होगा। तो क्या आपको ये सारा चीजें जो मैंने अभी तक इधर बताया है वो पूरा समझ गया? ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी कैंडिडेट है जिसका मैंने फॉर्म ओपन किया है, वो बेसिकली मोस्टली कैंडिडेट 90% कैंडिडेट टाइप ए में ही फॉल करते हैं, क्योंकि उनका एसएससी एचएससी सब महाराष्ट्र से हुआ है। अच्छा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो बट फिर भी आपने महाराष्ट्र में ही तो एग्जाम दिया है ना, तो भी आपका महाराष्ट्र ही माना जाएगा। और या और उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप टाइप ए कैंडिडेट में आ जाओगे और आपको सिंपली टाइप ए सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ टाइप ए सिलेक्ट किया है। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, JNK माइग्रेंट वगैरह, वो सब इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसमें इतना कुछ आपको इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप सेव एंड प्रोसीड कर दो। टाइप ए कैंडिडेट मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने टाइप ए कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिया है, तो आप देखो नीचे टाइप ए कैंडिडेट के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अपलोड के लिए, वो देखो। अगर आपने टाइप ए सिलेक्ट किया है, कि टाइप ए मीन्स आपने ये बोला ना कि हमने महाराष्ट्र से किया है 10वीं 12वीं और साथ में हमारे पास बर्थ और डोमिसाइल है, तो आपको इन यहाँ 3 ऑप्शंस दिए, 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो जिसपे आपका लिखा है कि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, या आप डोमिसाइल लिखो, ठीक है, करो अपलोड, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जैसे इस कैंडिडेट डोमिसाइल करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ डोमिसाइल सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट को, जैसे यहाँ मैं पालघर मैंने सिलेक्ट किया, जहां से आपका 12वीं हुआ है 10वीं हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 10वीं पालघर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। ठीक है, फिर ये पूछ रहे कि 12वीं किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो 12वीं भी इस कैंडिडेट का पालघर डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है, तो मैं यहाँ पालघर सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो पालघर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। अब ऑटोमेटिक आपका तालुका आ जाएगा, तो तालुका जो भी आ गए आपके, तो जैसे इस कैंडिडेट का जो तालुका है पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी वो वसई में, तो देखो ऑटोमेटिक आपकी होम यूनिवर्सिटी लिख के आ गई। तो बेसिकली इधर आपको होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ता है, बट होम यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना बस डाल दो डोमिसाइल। ठीक है, जो भी आपको डालना है, डोमिसाइल, बर्थ या स्कूल लिविंग, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालो, कहां से आपने एसएससी किया है, फिर कहां से आपने एचएससी किया वो डालो, फिर आपका तालुका डालो, जैसे कि यहाँ वसई आया है, इनका तालुका एक वसई तालुका है इनका, तो अपने आप इनका यूनिवर्सिटी आ गया मुंबई यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली ये मुंबई यूनिवर्सिटी आपकी होम यूनिवर्सिटी है, जहां से आप अपना 12th करते हो उसके आसपास के रीजन में जो यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए होम यूनिवर्सिटी है। एंड बाकी सारी जो यूनिवर्सिटी है, तो जैसे इस कैंडिडेट का होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी है वो इस कैंडिडेट के लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी होगी। तो अब जैसे ही आपने अपना होम यूनिवर्सिटी डाल दिया, तो आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जैसे ये कैंडिडेट ओपन से बिलोंग करते हैं, तो ओपन यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ बस आपको लिख देना है। ठीक है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कैंडिडेट ओपन से, तो मैंने ओपन डाला। फिर उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस सीट। देखो ईडब्ल्यूएस सीट पे आप तब अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप तब बनवा सकते हैं जब आपके पास 1967 तक का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए महाराष्ट्र का। ठीक है, तभी आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फेक वगैरह बनाएंगे तो फिर उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो इस कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ नो सिलेक्ट किया है। और यहाँ कास्ट नेम फिर आपको जो भी आपका कास्ट है वो आप डाल दो, जैसे इनका गुप्ता है, मैंने गुप्ता डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि मान लो कि अगर आप जो भी आपका कैटेगरी डिटेल आपको देना है, जैसे मैंने ओपन के लिए उस कैंडिडेट का था तो बता दिया। अब मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का कुछ अलग कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी है या SC/ST है या वीजे है या NT1 NT2 NT3 है, तो जैसे मैंने यहाँ ओबीसी सिलेक्ट करोगे अगर आप, तो सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है ओबीसी। उसके बाद आपको सिलेक्ट कास्ट आएगा विच यू बिलोंग, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इसमें, आपको कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको बेसिकली 3 चीज, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट में आपको 3 चीज यहाँ लिखा है ऑप्शन में, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड और नॉट अप्लाइड। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का अभी है, मतलब है अभी वैलिडिटी, तो अवेलेबल है तो आप अवेलेबल सिलेक्ट करोगे। आपने अप्लाई किया है बट अभी मिला नहीं है, बट आपके पास एक रिसिप्ट होगा, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे।
और अगर आपने नॉट अप्लाइड सिलेक्ट किया तो आप ऑटोमेटिक फिर ओपन में ही कंसिडर कर लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया है। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, समझा क्या आपको? अब जैसे ही आपने अपना होम यूनिवर्सिटी डिटेल दे दिया, कैटेगरी डिटेल दे दिया, तो अब आपका आता है स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल। तो स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल में सबसे पहले पूछता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको डिसेबिलिटी है और तो एस नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप सीधा डाल दो। ठीक है, तो यहां सीधा आप डाल दो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन डाल दिया। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पेरेंट्स किसी मिलिट्री वगैरह में, डिफेंस पर्सनल, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ TFWS। तो बेसिकली TFWS का जो ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या वीजे एंटी कैटेगरी से हैं तो आपको इस ऑप्शन को नो सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी 100% आपको फीस में रिजर्वेशन होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स नो सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा नो या एस करने से। ठीक है, तो आप नो सिलेक्ट करो। और जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल वाले स्टूडेंट्स है आप यस सिलेक्ट करो। ठीक है, इससे आपको कोई घाटा नहीं है, बस आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि 8 लाख के नीचे का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे का है तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सारे कॉलेजेस में, हर ब्रांच में, जो कॉलेजेस का जैसे मान लो आईटी ब्रांच है तो आईटी ब्रांच में कुछ TFWS की सीट्स होती है। तो अगर मान लो कि आपका अच्छा परसेंटाइल है तो आपको TFWS से लग गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका पैसा कम लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर यू ऑर्फन। ऑर्फन में वही, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप यस लिख सकते हो, नहीं है तो नो लिख दो, सिंपल नो। ठीक है, फिर डू यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप। ठीक है, अगर आप, अब माइनॉरिटी दो टाइप का हो गया, एक तो लैंग्वेज बेस और एक तो रिलीजन बेस। लैंग्वेज बेस में मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी जो लैंग्वेज है वो मेजोरिटी में आ गया, तो इसके अलावा अगर अब कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, तो माइनॉरिटी में आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है रिलीजन बेस जो कि रिलीजन के उस पर रहता है, हिंदू, मुस्लिम, इस। तो बेसिकली यहां अगर आपने, मैंने सिलेक्ट किया जैसे माइनॉरिटी यस। ठीक है, अब इस कैंडिडेट को लिंग्विस्टिक के, लैंग्वेज के बेस पे देखना है, तो आप यहां सिलेक्ट करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और मदर टंग टाइप हिंदी, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्म में भरा था। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप यहां मैंने डाला और आपको यहां सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो आप लिंग्विस्ट माइनॉरिटी हिंदी सिलेक्ट कर दिया मैंने। समझा क्या आपको? तो ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगर आपका माइनॉरिटी है तो आप इसके बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो और रिलीजन के बेस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिटेल, हो गया पूरा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल। ठीक है, जो मैंने पूरा एक एक करके बता दिया है। माइनॉरिटी डिटेल, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप माइनॉरिटी लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ हिंदी माइनॉरिटी, तो आपको जब भी आप माइनॉरिटी लिख रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, या तो आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपका मदर टंग लिखा होता है, उसमें मदर टंग में, जैसे मान लो कि आप गुजराती माइनॉरिटी के हो तो मदर टंग में गुजराती लिखा होना चाहिए। या फिर आपको यहाँ एक प्रोफोर्मा दिया है, प्रोफोर्मा ओ, उस प्रोफोर्मा ओ को आपको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद एफिडेविट बनवाना है और उसको अटैच करके आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया क्या? और अगर आप TFWS डालें तो आपको 8 लाख के नीचे का इनकम भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी मैंने इस कैंडिडेट का भर दिया है तो मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, जैसे ही अब मैंने सेव एंड प्रोसीड किया तो आप देख सकते हो अब आपको पूरा डिटेल भरना है। SSC का जो भी आपका SSC बोर्ड, जैसे यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड है, इस कैंडिडेट का जो पासिंग ईयर है, जो SSC का सीट नंबर है, और साथ में आपका SSC का मैथमेटिक्स का, साइंस का, इंग्लिश का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, आउट ऑफ है, और परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। और देखो नीचे लिखा है SSC एग्रीगेट मार्क्स, तो बेसिकली यहाँ आपको टोटल मार्क्स अपना लिखना है, जितना आपको टोटल मिला है आउट ऑफ में। ठीक है, अब जैसे ही आपने अपना 10वीं का डाल दिया, पूरा 10th का, तो अब आपको HSC का डालना है। तो HSC में बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम आपको HSC टिक करना है। ठीक है, HSC बोर्ड इंडिया डालना है, सिंपल बात है। अपने को HSC बोर्ड अपना डालना है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड।
पासिंग ईयर आपको डालना है अपना एचएससी का, आपका अगर अलग कोई बोर्ड है तो आप अलग डाल सकते हो, यहाँ आपको मिल जाएगा लिस्ट में। पासिंग ईयर आपका डालना है, जैसे जो करंट ईयर है उनका 2024 है, ठीक है। अब करंट ईयर में भी 3 है। पहला तो है कि आप 2024 में जो देके आपको रिजल्ट आया और आप पास हो गए वो। दूसरा, आपने अपना रिजल्ट री इवेल्युएशन में डाला है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। और तीसरा, अगर आप री एग्जाम दे रहे थे, जुलाई वाला दिए हो तो, ठीक है। तो मतलब आपको ओवरऑल मोस्टली बच्चे तो जो पास हुए वो है, 2024 आपको सिलेक्ट करना है करंट ईयर। और अगर आपने उसके पिछले साल किया है या 1 साल का गैप है तो 2023, 2000, फिर 2 साल का गैप है तो 2022, इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे इस कैंडिडेट का 1 साल का गैप है तो 2023, फिर उसके बाद आपको अपना सीट नंबर डालना है, पासिंग स्टेटस डालना है पास, फिर उसके बाद आपको आपका जो भी मार्क्स है वो डालना है, इंटर करना है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का, और ये परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में मार्क्स मिला है उस सब्जेक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो देखो दिख रहा है बायोलॉजी वगैरह सब दिख रहा है, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ उसका मार्क्स लिखना है। उसके साथ ही आपको इसके नीचे इंग्लिश का मार्क्स लिखना है, और जो भी आपका एग्रीगेट में आपको याद रखो टोटल कितना आपका 12वीं में आया है, ठीक है, आउट ऑफ वो लिखना है, और यहाँ आपको परसेंटेज अपने आप वो हो जाएगा। और इसके बाद जस्ट आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने सेव एंड प्रोसीड किया तो अब आपसे जो भी आपने एचएससी का डिटेल डाला, सेव एंड प्रोसीड किया, उसके बाद आपसे लोग पूछेंगे कि क्या आपने जेई मेंस के लिए अपीयर किया है। देखो अगर अपीयर किया है तो ठीक है, यस डाल दो और एप्लीकेशन नंबर डाल दो, और स्कोर कार्ड जो भी आपका स्कोर कार्ड है जेई का, उसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो भी आपने डाला है वो डाल दो, और आपका जेई स्कोर का डेटा ये लोग निकाल देंगे और फेच कर लेंगे। देखो डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने दिया है तो यस डाल दो, क्योंकि इसमें आपका कोई घाटा है नहीं, ठीक है। तो घाटा तो कुछ है नहीं, तो आप यस डाल दो अगर आपने दिया है पेपर, और पेपर नहीं दिया है तो आप फिर अपना नो का ऑप्शन डालो, ठीक है। अब जैसे ही आपने अपना जेडब्ल्यू का डेटा डाला उसका स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो उसी के जस्ट नीचे फिर आपको ऑप्शन आएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर अ नीट 2024, तो आपको नीट का भी पूछेगा। तो मोस्टली बच्चे अगर आपने दिया है तो यस कर दो, और उसका भी आपका स्कोर कार्ड हो फिर पूछ लेगा। जैसे अभी मैंने अगर यस किया तो फिर इधर है रोल नंबर, परसेंटाइल वगैरह इन्होंने पूछ लिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का, और टोटल परसेंटाइल जो भी है वो लिख देने का और सेव एंड प्रोसीड कर देने का। और मोस्टली बच्चे तो मैथमेटिक्स वाले हैं तो वो लोग नहीं देते, तो अगर आपने नहीं दिया है तो सीधा सीधा आप नो कर दो और सेव एंड प्रोसीड कर दो। समझा क्या आपको इधर तक का, ठीक है। अब जैसे ही आपने जेडब्ल्यू या नीट का जो डेटा जो है आपने डाला और उसके बाद प्रोसीड किया, तो सबसे पहले आपको आता है जो विंडो ओपन होगा उसमें आपको 2 चीज मांगेगा, एक तो आपका फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर, ठीक है। तो बेसिकली आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे यहाँ आप सेलेक्ट अपलोड टाइप करोगे तो फोटोग्राफ ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फोटोग्राफ अपलोड कर दो। सिग्नेचर ऑप्शन आ जाएगा, सिग्नेचर पे करोगे तो वो अपलोड कर दो। जैसे यहाँ मैंने सिलेक्ट किया फोटोग्राफ, तो देखो ये ऐसा ऑप्शन आ गया, मैं अपने मोबाइल में जाके अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ जहां भी फोटो वहां जाके यहाँ अपलोड करोगे, और जैसे ही आप अपलोड करोगे आपको फोटोग्राफ के बाजू में छोटा सा दिखने लगेगा फोटो, और सिग्नेचर के बाजू में छोटा सा साइन दिखने लगेगा। और जैसे ही अपलोड हो जाता है वैसे ही फिर आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आगे आ जाएगा। समझा क्या आपको, ठीक है। देख सकते हो कि जैसे ही आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किया उसके तुरंत ही बाद अब आप देखो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। देखो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने जैसा अपना कैटेगरी डाला उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आया है। जैसे इस कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो ओपन है, तो इसीलिए सबसे पहले तो एक कुछ डॉक्यूमेंट तो सबके लिए कॉमन है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप यहाँ अपना लिविंग सर्टिफिकेट डाल सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो जिसमें आपका नेशनैलिटी इंडियन लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा आप डोमिसाइल डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ डोमिसाइल की जगह और भी डाल सकते हो, जिसमें मतलब बस ये शो होना चाहिए कि आपका जो डोमिसाइल है वो महाराष्ट्र का है, तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन में डोमिसाइल भी डाल सकते हो, या आप बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो जिसमें महाराष्ट्र लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो आप जिसमें महाराष्ट्र आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, 3 में से कोई भी, तो मोस्टली आप डोमिसाइल या बर्थ डालो तो अच्छा है, ठीक है। अब जैसे इस कैंडिडेट ने TFWS डाला था, तो TFWS जब भी आप ऑप्ट करते हो, ठीक है, स्पेशल रिजर्वेशन, तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना होता है 8 लाख के नीचे का। अगर आप EWS भी डाल रहे हो तो भी आपको EWS कैटेगरी भी डाल रहे हो
तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा 8 लाख के नीचे का। अब उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली अगर आप माइनॉरिटी सेलेक्ट कर रहे हो, अब माइनॉरिटी मैंने आपको बताया था 2 बेस पे होता है, एक तो रिलीजन बेस पे होता है, एक तो लैंग्वेज बेस पे होता है। रिलीजन बेस पे रिलीजियस माइनॉरिटी, लैंग्वेज बेस पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो अगर आपका जो माइनॉरिटी है, अगर आपका जो माइनॉरिटी है वो हिंदी माइनॉरिटी है या गुजराती माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी है, तो बेसिकली आपको, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और उस पर मदर टंग आपका लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए गुजराती है तो मदर टंग गुजराती लिखा है, तो आप वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो बेसिकली आपको प्रोफोर्मा ओ, जो भी ब्रोशर है सिटी का, उसमें जाके प्रोफोर्मा ओ जो है उसको आपको प्रिंट करा लेना। एक पेज है प्रोफोर्मा ओ करके, वो पेज आप प्रिंट करवाइए, उस पेज पे जो भी लिखा हुआ है रिक्वायर्ड वो लिखो, और साथ में एक एफिडेविट अटैच कर दो उसके साथ, और यहाँ अपलोड कर दो। और उसके बाद बस वही आपको एसएससी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो डालना है, फिर उसके बाद एचएससी का डालना है, और जेई मेंस का, क्योंकि आपने यस किया है इस कैंडिडेट ने, तो जेई मेन का स्कोर कार्ड अपलोड करना है, और साथ में एमएसटी सिटी का 2024 का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। अब इन केस, क्योंकि इस कैंडिडेट का जो भी कैटेगरी था ओपन था, इन केस अगर आप कोई भी दूसरा कैटेगरी डालें, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2, NT3, तो आपको उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो आपका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप जो कुछ डेटा भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड का है वो ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। तो आपको समझ गया क्या? तो एक एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करते जाना है, और यहाँ साइड में वो आपका डॉक्यूमेंट व्यू होते जाएगा, ठीक है, बाजू में। और वो आप उस डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हो अगर गलती से सही से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बस आपको जस्ट सेव एंड प्रोसीड कर देना है। समझा क्या आपको एकदम अच्छे से? ठीक है। अब जैसे ही आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पे एप्लीकेशन फी। तो बेसिकली आप जो भी मोस्टली सारे बच्चे एमएसटी सिटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो आपको कोई भी फी नहीं भरना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एमएसटी सिटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपने एमएसटी सिटी का एप्लीकेशन फी भर दिया है, तो आपको कोई भी फी पे नहीं करना है। तो आप सीधा जाके, आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है एमएसटी सिटी एप्लीकेशन फी पेड, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेड 0 करना है, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी टू बी पेड नील, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आप सीधा इस ऑप्शन पे जाके सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। समझा क्या आपको? ठीक है। तो जैसे ही आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दोगे तो इधर भी कंप्लीट लिख के आ जाएगा। और पे एप्लीकेशन फी में आपको एप्लीकेशन फी भरना नहीं है, वो जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो वो भी कंप्लीट आ जाएगा। अब आता है 10th स्टेप। देखो 10th स्टेप इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ई स्क्रूनिटी डाला है या फिजिकल स्क्रूनिटी। फिजिकल स्क्रूनिटी अगर आपने डाला है तो आपको उस पर्टिकुलर डे जाना पड़ेगा, जो भी स्लॉट है, जो भी नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आपने अपने इधर का डाला है, वहां आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उस स्क्रूनिटी सेंटर पे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म कर दिया जाएगा, और आपका जो फॉर्म है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ई स्क्रूनिटी किया है तो ई स्क्रूनिटी में वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और 1-2 दिन में आपका जो भी है वो कंफर्मेशन दे देंगे, तो उसका भी कंफर्मेशन आपको आ जाएगा। समझा क्या आपको? तो बेसिकली ये पूरा फॉर्म कैसे करना है, कैसे भरना है, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम चैनल भी यूमिट्स का फॉलो करके रखो, वहां भी आपको सारा अपडेट मिलेगा। और साथ में मैं आगे बहुत सारे बच्चे 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में, तो उनको बेसिकली आईटी और सीएस चाहिए, तो कौन कौन से कॉलेजेस लग सकते हैं, ठीक है, वो सब मैं बता सकता हूँ, बता दूंगा आपको एक एक वीडियो में। तो आप प्लीज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, क्योंकि हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए ही है, ठीक है।